जिसमें इलेक्ट्रिसिटी अपनी सोर्स से एक स्पेसिफिक रूट पे होती हुई, जिसमें हमने उसको पूरी तरह से फैसिलिटेट किया कि वो पास हो सके, और उसमें जितने भी हम एपरेटस यूज कर रहे हैं या फिर जो भी सब्सटेंस यूज कर रहे हैं, जिससे जो मटेरियल यूज कर रहे हैं जिससे वो अप्लायंसेस बने हुए हैं, जैसे वायर है, वायर के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास होगी। तो वो पास होने के लिए वायर कैसा होना चाहिए? गुड कंडक्टर होना चाहिए। नहीं तो अगर हम उसमें प्लास्टिक का वायर लगा देंगे कॉपर गुड या फिर कंडक्टर है ना इलेक्ट्रिसिटी स्विच का। की जगह पे हम मेटेलिक कोई मटेरियल यूज नहीं करेंगे, तो आपने पढ़ाई है कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है मटेरियल से। कौन सा मटेरियल होगा वो? मेटेलिक मटेरियल होना चाहिए। तो मेटल से ही सारी चीजें हम बनाएंगे, लेकिन हम भी हर्ट नहीं होने चाहिए। तो उसके लिए क्या करते हैं कि उसके ऊपर इंसुलेटर का कवर लगा देते हैं। आपने वायर्स में देखा होगा कि जो इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक वायर रहते हैं वो अंदर से तो कॉपर के बनते हैं, और जिसमें से इजीली इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाए या कंडक्ट हो जाए। और उसके ऊपर कवर किसका होता है? इंसुलेटर का, मीन्स प्लास्टिक का या रबर का, जिससे कि जब भी हम उस वायर को टच करें, है ना, तो वायर को टच करने पे हमको इलेक्ट्रिसिटी का शॉक ना लगे। तो इस रूट को, जिस रूट से यस। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रही है, ट्रांसमिट हो रही है, और हमारे अप्लायंस को फंक्शन करके दे रही है या ऑपरेट करके दे रही है, उस पूरे रूट को हम बोलते हैं सर्किट। तो वो सर्किट कहीं ब्रेक ना हो जाए या फिर फॉल्ट ना हो जाए, उसके लिए क्या करते हैं? जब भी तेज बारिश आती है, जैसे आपने कई बार देखा होगा कि जो बड़े ट्रांसफॉर्मर्स रहते हैं जिससे कि हमारे एरिया को चारों तरफ पावर सप्लाई होती है, तो उस सप्लाई के लिए वो सप्लाई खराब ना हो जाए, ट्रांसफार्मर जो है वो, ट्रांसफार्मर का काम क्या है कि इलेक्ट्रिसिटी की टाइप को चेंज करना, है ना। उसमें मोटर लगी रहती है ट्रांसफार्मर में, और वो मोटर कंटिन्यूअस वर्क करती रहती है। तो वो फिर कलेक्ट करके रखती है इलेक्ट्रिसिटी को, या फिर आप समझो स्टोर करके रखता है वो ट्रांसफार्मर, और हमको उससे सप्लाई मिलती है। तो वो ट्रांसफार्मर भी फॉल्ट नहीं हो जाना चाहिए। तो उसके लिए क्या करते हैं कि जब भी तेज बारिश होती है और डिपार्टमेंट को, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट को ये पता चलता है कि हो सकता है पानी ट्रांसफार्मर को भी डुबा दे। देखा होगा ना आपने कि चारों तरफ पानी पानी हो जाता है, तो जितने भी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस हैं, पेट्रोल पंप हैं, और भी बसेस हैं, कार्स हैं, कार बहुत जल्दी डूब जाती हैं पानी में। क्यों डूब जाती हैं? क्योंकि उनका टायर बहुत छोटे होते हैं, है ना। तो बहुत जल्दी पानी उनके इंजन में चला जाता है। तो वैसा ही अगर ट्रांसफार्मर के साथ हो गया और उसमें पानी चला गया, तो वो फॉल्ट हो जाएगा। तो उस फॉल्ट से बचने यस। के लिए डिपार्टमेंट, हमारा जो एमएसईबी है, वो बहुत जल्दी लाइट ऑफ कर देता है, चारों तरफ सप्लाई बंद कर देता है। उसी वजह से हमारे यहाँ भी 2 दिन लाइट नहीं थी। ये एक तरह से प्रिकॉशंस हैं, और किसी को इलेक्ट्रोक्यूशन भी नहीं होना चाहिए। कहीं कोई इलेक्ट्रोक्यूटेड हो गया उस वजह से तो मुश्किल हो जाएगी। कई बार आपने देखा होगा घरों में, हमारे घर में जब बहुत तेज बारिश हो रही होती है और चारों तरफ हमारी वॉल्स गीली हो जाती है, तो वॉल्स में से भी करंट आने लग जाता है। हम हाथ लगाते हैं तो ऐसा लगता है झटका लग रहा है, शॉक लगता है हमको। देखा है अतुल? अतुल, यस सर। यस लगा है। यस सर। यस कभी सर। ऐसे इलेक्ट्रिक फॉल्ट से या फिर जो वॉल्स हैं उनमें से कहीं कभी आपने फील किया होगा कि बारिश के यस स्पेशली सर। बारिश के टाइम में, क्योंकि क्या होता है कि जो हम अपने घरों में इलेक्ट्रिक फिटिंग कराते हैं, उस इलेक्ट्रिक फिटिंग में जितने भी इलेक्ट्रिक वायर्स हैं और उनके जो
अप्लायंसेस हैं, वो जैसे बोर्ड है, इलेक्ट्रिक बोर्ड है, वो वॉल के वो अंदर सब से क्या होते हैं, कंड्यूस्ड होते हैं, दीवार के अंदर लगा देते हैं। अब दीवार के अंदर जब उसको डालते हैं तो मोस्टली डायरेक्ट उसको वॉल में कंड्यूस कर देते हैं और उसके ऊपर प्लास्टरिंग कर देते हैं। देखने में वो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन उसके अंदर जो इलेक्ट्रिक वायर्स हैं वो अगर किसी तरह से फॉल्ट हो जाते हैं या फिर उनकी अर्थिंग हो जाती है या फिर उनका जो सर्किट है वो अगर डिस्टर्ब हो जाता है तो हमारी वॉल में से भी करंट आने लग जाता है और हमको उस पे हाथ लगाने में डर लगता है। तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक शॉकिंग। तो इलेक्ट्रिक शॉकिंग भी नहीं होनी चाहिए, उससे हो सकता है कि किसी को नुकसान हो जाए और ज़्यादा नुकसान हो जाए तो मुश्किल हो जाएगी, इसलिए इलेक्ट्रिक सप्लाई को हम ऑफ कर देते हैं। ओके, उसी वजह से अपने यहाँ 2 दिन से इलेक्ट्रिक सप्लाई का प्रॉब्लम था। अब है, आपने 4 लेसन तक तो रिवाइज कर लिया और बहुत से लोगों ने जवाब भी दिए हैं, अच्छे जवाब दिए हैं, जैसे कृष्णा ने, अतुल ने, गर्वी ने और अनवी ने। कृष्णा तो बहुत जवाब देता है मतलब आंसर्स देता है, जवाब ऐसे नहीं, अच्छे से बोलता है लेकिन रिप्लाई बहुत अच्छा देता है और आंसर भी देता है। पल्लवी और ये थैंक यू कौन सर। आया, अनवी। अनवी तो दिख भी रही है, ऐसा लग रहा है जैसे किसी बहुत बड़े फॉरेस्ट में बैठी हुई है। हम्म, पीछे उसका बैकग्राउंड फॉरेस्ट का है ना। अच्छा है, तो सक्षम मिश्रा, प्रेरणा, नवीन, आप लोगों ने 4 लेसन तक तो रिवाइज कर लिया होगा, क्योंकि आपकी मिस ने बोला था कि आपका 4th लेसन तक हो चुका है। मैं आपको उसके नोट्स भी शेयर करता हूँ जो मैंने बना रखे हैं। तो 5th लेसन तक के नोट्स मैं शेयर करता हूँ, तो आपको सैटरडे संडे मिल जाएगा लिखने के लिए, और अगर आपने लिख रखे हैं तो मैच करके आपकी टेक्स्ट बुक से टैली करने के लिए। तो जो भी नोट्स हम करते सर हैं आप उनको रिकॉर्डिंग भी भेज लिखो। दीजिएगा। लिखने से क्या है, आपको पढ़ने में आ जाता है, वो सिर्फ उसको सेव करके मत रखो। क्योंकि अभी हम क्या कर रहे हैं कि नोट्स को शेयर करते हैं तो उसका पीडीएफ बन जाता है और पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। तो पीडीएफ उस फॉर्मेट को हम सेव करके रख देते हैं कहीं भी और बाद में उसको देखते भी नहीं है। अब फिर जब जरूरत पड़ती है कि अरे उस लेसन के नोट्स कहाँ गए, तो फिर आप एक दूसरे से मांगते हो, अरे तेरे पास है क्या, तेरे पास है क्या, तेरे पास है क्या। नहीं तो सर से बोलते हो या टीचर से बोलते हो कि सर हमको वो वाले लेसन के नोट्स भेज दो, हमको 3rd के भेज दो, हमको 5th के भेज दो। तो ऐसे करने से अच्छा है कि जैसे ही आपको अपने लेसन के नोट्स मिलते हैं उनको आप अपने एक नोटबुक में, जो की नोट्स भेज रहा हूँ वो भी, आपके क्वेश्चन आंसर्स भी, आपकी एक्टिविटीज भी, और जो भी असाइनमेंट आपको दिया है वो सब एक नोटबुक में करके रखो, अलग अलग मत रखो और आपके मोबाइल के भरोसे मत रहो। क्योंकि हर चीज आजकल हम अपने मोबाइल में सेव करके रखते हैं, और जैसे अभी कल की बात है, कल इतनी तेज बारिश हो गई, अपने कल्याण में जगह जगह पानी भर गया, तो ज्यादातर जगह पे पावर सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो गई। अब हर चीज मोबाइल में है, क्या करेंगे, कैसे निकालेंगे, वही डिस्चार्ज हो गया, हुए ना, हुए तो होंगे, कई लोगों के मोबाइल डिस्चार्ज हुए होंगे, नेटवर्क नहीं आ रहा होगा या फिर इंटरनेट का कनेक्शन नहीं मिल रहा होगा, अगर मिल रहा है तो अच्छे से नहीं मिल रहा। तो ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। तो उसकी जगह पे आपको पढ़ने के लिए या रिवाइज करने के लिए आप क्या करोगे, अपने नोटबुक में लिख लोगे। ओके, अब है 5th लेसन, सेग्रीगेशन और सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। अतुल,
ये लेसन आपने पढ़ा है? सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। सर मैंने अंकित, पढ़ा है कृष्णा। अमित मिश्रा। सर मैंने पढ़ा है कृष्णा। पढ़ा है? कृष्णा पांडे बोल रहा है कि उसने पढ़ लिया उसको। और यस सर। और किसने इस फिफ्थ लेसन को अच्छे से पढ़ा है? सर मैंने भी पढ़ा, सिद्धार्थ कुमार। सर मैंने भी पढ़ा है। हम्म। फिफ्थ लेसन को सर मैंने भी किसने पढ़ा है। और अच्छे से पढ़ा है? सर मैंने पढ़ा चलो है कोई अमित बात नहीं, मिश्रा। हम बता मैंने देते पढ़ा हैं। है कृष्णा। जब भी हम किसी चीज को या किसी भी मटेरियल को, मटेरियल बोलते हैं उसको जो कि मैटर करता हो। मैटर का मतलब है या तो उसका कोई स्पेसिफिक वॉल्यूम हो। हर चीज का अपना कोई ना कोई वॉल्यूम होता है, मीन्स वो कोई एक स्पेसिफिक स्पेस को या फिर एक क्वांटिफाइड स्पेस को कवर करता है। कोई भी चीज हो, जैसे ये वाटर बॉटल है, ये वाटर बॉटल इतनी ही स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है। इस चीज को हम कहीं भी ले जाएं, इसको उठा करके हमने कहीं भी रख दिया हो, टेबल पे रखें, चाहे हम इसको बेंच पे रखें, इस वाटर बॉटल को चाहे अपने हाथ में रखें, कहीं भी रखें, लेकिन इसकी जो स्पेस है, जितनी ये ऑक्यूपाई कर रही है, वो इसका वॉल्यूम है ना? ये कौन आया? गर्वी। ठीक है। तो इस स्पेस को जितना वो ऑक्यूपाई कर रही है, इफ एनी सब्सटेंस और मटेरियल और एनी ऑब्जेक्ट occupies a specific space, it is called volume। जितना स्पेस ये ऑक्यूपाई कर रही है, या फिर मैं खुद बैठा हूं, आप लोग भी बैठे हैं, जहां कहीं भी बैठेंगे या जहां कहीं भी हम जाएंगे, वहां पे हम उतना ही स्पेस ऑक्यूपाई करेंगे। हम देखो, जब ट्रेन में जाते हैं तो थोड़ा आराम से ऐसे फैल के बैठ जाते हैं, है ना? देखा होगा। और जैसे ही यस सर। ट्रेन में भीड़ कम हो जाती है तो और ज्यादा फैल जाते हैं, थोड़े आराम से पैर वैर लंबे कर लेते हैं, लेकिन उससे हमारा वॉल्यूम या हमारी स्पेस इंक्रीज नहीं हो रही है। हम उतनी ही स्पेस ऑक्यूपाई करेंगे जितना हमारा वॉल्यूम है। दूसरी चीज मटेरियल के लिए या मैटर के लिए, कि उसका एक स्पेसिफिक वेट होता है, या जिसको हम मास बोलते हैं, है ना? एक स्पेसिफिक मास होता है, हर चीज का एक वेट है। इस वाटर बॉटल का अपना वेट है, ये पेन का अपना वेट है, इवन एयर का भी अपना वेट है। वो भी अपना एक वेट रखती है, जिसको कि हम उसका मास बोलते हैं। एयर हमको दिख नहीं रही है कहीं भी, हमको ऐसा नहीं लगता कि हाँ भाई इसकी कोई आ, इसका कोई वॉल्यूम होगा या इसका वेट होगा, लेकिन फिर भी उसका भी अपना वॉल्यूम है और उसका भी अपना एक मास है। तो एनी मैटर, कोई भी मैटर हो या कोई भी सब्सटेंस हो, अगर अपना मास रखता है या वेट रखता है और अपना वॉल्यूम रखता है, उसको हम मैटर बोलते हैं। मैटर थ्री टाइप्स के होते हैं, आपने पढ़े होंगे। स्टेट्स ऑफ मैटर, कोई बता सकता है स्टेट्स ऑफ मैटर? मैटर कितने टाइप के होते हैं? गर्वी, गर्वी पाटिल, सर थ्री बेटा। टाइप्स के होते हैं। हाँ, आप बता सकते हो कि मैटर कितने टाइप के हो सकते हैं? सर थ्री टाइप्स के। मैटर तो मैंने बता सर दिया ऐसे आपको कि मैटर कृष्णा। होता क्या है। सर ऐसे कृष्णा। हाँ कृष्णा, सर बोलो, आप बोलो। सर थ्री होते हैं और एक होता है सॉलिड लिक्विड एयर। हाँ, यस। वेरी गुड। मैटर थैंक यू जितने भी सर। हैं हमारे सराउंडिंग में या जहां कहीं भी, ऑल ओवर द ग्लोब या ऑल ओवर द यूनिवर्स, वो कोई भी मैटर हो, थ्री स्टेट्स में मिलता है: सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। तो हमने क्या किया, मैटर को
जैसे इसने बोला ना सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस, तो उसकी प्रॉपर्टी के हिसाब से उस सब्सटेंस की या उस मैटर की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हमने उसको 3 डिविजन्स में डिवाइड कर दिया या सेपरेट कर दिया। एक सॉलिड, एक लिक्विड और एक गैस। गैस जो कि हमको दिखती नहीं है, जैसे एयर है, ये हमको दिखती नहीं है लेकिन फिर भी है। अगर आप फील करोगे या उसकी प्रेजेंस को अगर आपको टेस्ट करना है तो आप टेस्ट कर सकते हो कि हाँ भाई एयर है, और भले ही वो दिखे नहीं। दूसरा लिक्विड। लिक्विड भी जितने भी सब्सटेंसेस हैं, आप अगर उनको लिक्विड मीन्स वो अपने वॉल्यूम को फिक्स रखते हैं लेकिन शेप एंड साइज को चेंज करते रहते हैं। शेप एंड साइज मीन्स जब ये वाटर, इसके अंदर जो वाटर है ये लिक्विड है, इसके अंदर जो एयर है वो गैस है, और ये खुद सॉलिड है। तो ये सॉलिड होने की वजह से अपना शेप एंड साइज कभी चेंज नहीं करेगा। इस बॉटल को मैं हाथ में रखूं, टेबल पे रखूं, कहीं भी रखूं, लेकिन इसकी जो शेप एंड साइज है वो हमेशा फिक्स रहेगी। तो जिसकी शेप एंड साइज फिक्स रहती है, जो चेंज नहीं होती, उसको बोलते हैं सॉलिड। लेकिन इसके अंदर जो वाटर है, उस वाटर को मैं ग्लास में डालूंगा तो वो ग्लास की शेप का हो जाएगा, बॉटल में है तो बॉटल की शेप का हो गया। जब इसको मैंने प्यूरिफायर से लिया तो प्यूरिफायर की शेप का था। प्यूरिफायर से पहले ये वाटर वाटर टैंक में था तो टैंक की शेप में था। उससे पहले सप्लाई पाइपलाइन में था। तो वाटर अपना शेप एंड साइज चेंज करता रहता है, मीन्स वो फ्लो हो सकता है, वाटर आराम से फ्लो हो जाता है, तो इसलिए उसको हम बोलेंगे लिक्विड। लेकिन इसमें जो भरी एयर है वो एयर है गैस। तो हमने क्या किया, हमारी कन्वीनियंस के लिए, हमको ये पता है कि वाटर लिक्विड है और वो अपनी शेप एंड साइज चेंज कर सकता है, तो हम उसको किसी में भी फिल कर लेते हैं। बॉटल में फिल करेंगे, चाहे हमारा जो अर्थन पॉट होता है घर में मटका, उसमें फिल करके रखें, या किसी टैंक में, या छोटे किसी वेसल में, किसी में भी हम उसको फिल करके रख सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसकी प्रॉपर्टीज कैसी हैं, लिक्विड जैसी है। लिक्विड प्रॉपर्टी होने की वजह से हम उसको कहीं भी यूज कर सकते हैं। लेकिन सॉलिड होता तो ऐसा नहीं कर पाते, इसको बॉटल में तो ना भर पाते। कोई भी सॉलिड सब्सटेंस बॉटल में नहीं भर सकते, अगर भरेंगे तो भी उसको फिर छोटा करना पड़ेगा। और जैसे इसीलिए जब हम किराना शॉप पे जाते हैं तो जो सॉलिड सब्सटेंस है या सॉलिड मटेरियल है उसको हम केजी में लेते हैं, किलोग्राम में। और लिक्विड जो सब्सटेंस है जैसे एडिबल ऑयल है, ऑयल को हम लीटर में लेते हैं, क्योंकि लीटर वो लीटर में वॉल्यूम के अकॉर्डिंग आता है। किसी भी बॉटल में दे सकता है वो आपको, या किसी पैक में दे सकता है, या फिर वो टेट्रा पैक में भी दे देता है, पैकेट में। तो हमने क्या किया, सब्सटेंस को या मटेरियल को उसकी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग डिवाइड कर दिया 3 स्टेट्स में, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट एंड गैसियस स्टेट। वैसे ही किसके लिए किया, हमारी कन्वीनियंस के लिए, ताकि हम उसको इजीली यूज कर सकें। सॉलिड को सॉलिड के हिसाब से यूज करें, लिक्विड को हम लिक्विड के हिसाब से यूज करें। कभी भी मम्मी को आपने देखा नहीं होगा कि मम्मी जो राइस है उसको वाटर बॉटल में भर करके और रखती हो, कभी भरती है क्या? जो ऑयल है, जो घर में नो सर। हम यूज करते हैं खाने के लिए, खाने का तेल जिसको हम बोलते हैं एडिबल ऑयल, वो एडिबल ऑयल हम किसी बॉटल में या डब्बे में भर के रखते हैं। लेकिन जो राइस है उसको हम डब्बे में ही भर सकते हैं, बॉटल में नहीं भर सकते। क्यों नहीं भर सकते? क्योंकि वो सॉलिड है और ऑयल लिक्विड है ना। तो स्टोर करने के लिए, उसको बाद में यूज करने के लिए हम क्या करते हैं, किसी भी सब्सटेंस को पहले क्लासिफाई करते हैं, सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। क्लासिफाई करके
उनको फिर सेपरेट करते हैं, किसमें? लिक्विड में, सॉलिड में और गैस में। उसी के मेथड्स जो हैं वो आपको इस लेसन में दिए हुए हैं कि सॉलिड लिक्विड में कैसे कन्वर्ट होगा, लिक्विड गैस में कैसे कन्वर्ट होगा, उसके लिए हम कौन सी प्रोसेस यूज करें, और उसमें हम उसमें से सेपरेट कैसे करें। जैसे आप जो बटर खाते हो, मक्खन, मक्खन को सेपरेट करने के लिए क्या करना पड़ता है? हम पहले, सबसे पहले क्या करते हैं? मक्खन अपने आप में क्या है? मिल्क सर प्रोडक्ट है। लिक्विड मिल्क प्रोडक्ट है ना। मक्खन बनता किससे है? मयंक, मयंक भोईर, मुग्धा हिरवले। सर आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। सर योर वॉइस इज हाँ, ब्रेकिंग। राइट। पहले मिल्क से सर हम आपकी दही वॉइस ब्रेक बनाते हो हैं, रही है। दही से फिर छाछ अलग करते हैं, और छाछ अलग करके उसमें से मक्खन अलग करते हैं, है ना। तो सर योर वो जो वॉइस इज सेपरेशन ब्रेकिंग। का मेथड है उसको हम किससे करते हैं? चर्निंग से। आपने देखा होगा कि एक छोटी सी फ्लावर साइज की एक उसको हम बोलते हैं चर्निंग अप्लायंस ही बोलते हैं उसको, या फिर उसको हमारे यहाँ तो रई बोलते हैं, रई। मराठी में क्या बोलते हैं उसको, किसी को पता है? हाँ, चर्निंग ऑफ मिल्क और कर्ड, बिल्कुल राइट। चर्निंग करने के लिए एक छोटी सी वुडन की, लकड़ी की एक फ्लावर साइज की बनी हुई होती है, उसको रई बोलते हैं हमारे यहाँ। तो आप भी मम्मी से पूछना कि उसको क्या बोलते हैं, जिससे मक्खन निकालते हैं दही में से, और छाछ अलग हो जाती है। मीन्स बटर मिल्क जिसको हम बोलते हैं वो भी पी सकते हैं बाद में। बटर मिल्क को सेपरेट करते हैं और मक्खन को सेपरेट करते हैं। मक्खन क्या है? सॉलिड फॉर्म में है ना। और सॉलिड जो फॉर्म। बटर मिल्क है वो किसमें है? लिक्विड फॉर्म में है। तो हमने क्या किया, जो कर्ड हमने बनाया, ये जो दही बनाया, उसकी चर्निंग करके सॉलिड और लिक्विड, उसका सॉलिड और लिक्विड पार्ट सेपरेट कर लिया। उसी को हम बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन। एक वर्ड आएगा आपके आगे आएगा कि सेपरेशन जो हम करते हैं मक्खन का या किसी मिल्क प्रोडक्ट का, स्पेशली खाना बनाते टाइम पे, तो उस मेथड को तो हम चर्निंग बोल रहे हैं, लेकिन वो जो प्रोसेस हो रही है उसको हम बोल रहे हैं सेंट्रीफ्यूगेशन, जिसमें सेंट्रीफ्यूगेशन के लिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उसमें सर हम आपकी अप्लाई आवाज कर रहे फंस हैं। फंस के आ और रही उसको है। क्या करते हैं कि उसके अंदर एक रस्सी बांध के, ये देखो इसमें दिया हुआ है, आप देखो पेज नंबर 5th लेसन के फर्स्ट पेज पे देखो, पेज नंबर 34 पे, पेज नंबर 34 पे एक मटका रखा हुआ है, और उस मटके में दही को चर्निंग करके सेपरेट कर रहे हैं, किसमें? सॉलिड एंड लिक्विड फॉर्म को, दोनों को सेपरेट कर रहे हैं। तो ये भी एक सेपरेशन मेथड है जिसको कि हम चर्निंग बोलते हैं। पेज ओके, नंबर यस। कौन बोल रहा है कि मेरी वॉइस बहुत ज्यादा ब्रेक कर रही है? अभी थोड़ा बेटा प्रॉब्लम है, अभी नेटवर्क इतना क्लियर नहीं आ रहा है, इसलिए आपको लग रहा होगा सर कि हम लोग ऑडियो डिस्कनेक्ट करके किए तो हो। हाँ बेटा। सर मैंने ऑडियो डिस्कनेक्ट करके किया तो आपकी आवाज अच्छे से आने लगी। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। तो चर्निंग एक मेथड है जो मिल्क के प्रोडक्ट को सेपरेट करता है, किसमें? सॉलिड में और लिक्विड में। ये अपने घरों में बहुत इजीली देखने को मिल जाता है। मम्मी दही से जब मक्खन बनाती है या जो भी कुछ उनको बटर मिल्क बनाना होता है, तो उसमें से देखो, प्रशिक भी आ गया, प्रशिक तड़वलकर, प्रशिक।
द मेथड ऑफ सेपरेशन, from curd into solid and liquid as butter and buttermilk, जिसको हम छाछ बोलते हैं या मराठी में हम ताक बोलते हैं उसको। तो जो ताक और तूप, घी को तूप बोलते हैं ना, तो ताक और तूप दोनों को अगर सेपरेट करना है, तूप बोलते हैं मक्खन को या क्या बोलते हैं? मनीष राकेश पटेल, आवाज नहीं आ रही क्या? थम्स डाउन दिखा रहा है। दुष्यंत तो बोल रहा है कि थम्स अप, आवाज आ रही है उसको। मनीष बोल रहा है कि उसको आवाज नहीं आ रही, थम्स डाउन दिखा रहा है। गर्वी, अभिलाषा पांडे, पल्लवी, हेलो सर, आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। ब्रेक Sir, हो your रही है। voice is breaking. अच्छा अच्छा, आपकी वॉइस थोड़ी सी ब्रेक हो रही है। थोड़ी सी ब्रेक हो सर, रही है। आपकी वॉइस तो ब्रेक हो रही है। अच्छा, वॉइस ब्रेक हो थोड़ा रही है। कोशिश करो सुनने की, क्योंकि अब ये ब्रेकिंग वॉइस जो है उसको तो ठीक करना थोड़ा मुश्किल ही है, क्योंकि हम जो अभी जिस नेटवर्क पे काम कर रहे हैं उसकी बैंडविड्थ कई बार कम हो जाती है, तो हमारी वॉइस में प्रॉब्लम आती है। अदरवाइज आपकी वॉइस में प्रॉब्लम आती है। आप जो वॉइस उसमें प्रोपेल करोगे वो मुझ तक क्लियर नहीं पहुंच पाएगी, है ना? ओके, चर्निंग के बाद में हैंड पिकिंग। अपने घर पे मैंने ये जो चर्निंग प्रोसेस बताई आपको, ये हम मक्खन बनाने या बटर को सेपरेट करने के लिए यूज करते हैं। वैसे ये हैंड पिकिंग एक मेथड है जिसमें जितने भी वेस्टेज वाला मटेरियल है या फिर यूजेबल नहीं है, हमारे लिए यूज वाला नहीं है, नॉन यूज है, और उसको हमको सेपरेट करना है किसमें से? यूजेबल में से। दोनों ही सॉलिड है, इसमें लिक्विड एंड सॉलिड वाला सेपरेशन नहीं है, इसमें सिर्फ सॉलिड वाला ही सेपरेशन है। हैंड पिकिंग हम ओनली सॉलिड सब्सटेंस को ही हैंड पिकिंग से सेपरेट कर सकते हैं, हम लिक्विड को नहीं कर सकते। जैसे मैंने आपको चर्निंग में बताया कि सॉलिड को हम लिक्विड से सेपरेट करते हैं, लेकिन यहाँ पे हम सॉलिड को सॉलिड से ही सेपरेट करते हैं। जैसे मम्मी, कई बार आपने देखा होगा कि जो वीट यूज कर रही है या जो राइस बना रही हैं, वो उस राइस में से जो हस्क रहती है या फिर स्टोन के पीसेस रहते हैं छोटे छोटे, उनको, या फिर उसमें जो भी वेस्टेज मटेरियल है उसको, या फिर हमारे लिए जो हार्मफुल हो सकता है, जैसे स्टोन्स हैं, अगर हमारे खाने में स्टोन्स आ गए तो हो सकता है दांत में लग जाए और दांत टूट भी जाए, तो हमको नुकसान हो सकता है। या फिर उसमें कोई अगर मान लो वेस्टेज मटेरियल है, गंदगी है उसमें, तो उस वेस्ट को उसमें से सेपरेट करना होता है। वो तो वो क्या करती हैं कि उसको हैंड पिकिंग करती है, उसमें से जो चीज यूजफुल नहीं है उसको उसमें से सेपरेट कर देती है, निकाल देती है, जिसको हम बीनना भी बोलते हैं, बीन बीन के निकाल देती है। उस प्रोसेस को हम बोलते हैं हैंड पिकिंग। स्लाइटली डिफरेंट साइज ऑफ इम्प्योरिटीज और वेस्टेज, अगर स्लाइटली उसमें साइज में डिफरेंस है जैसे, और हम उसको इजीली देख सकते हैं, साइज एंड शेप दोनों को देख करके हम एक एक उसमें से हैंड पिकिंग कर सकते हैं। अदरवाइज अगर साइज में डिफरेंस नहीं होगा या उसके शेप में डिफरेंस नहीं होगा, उसके कलर में, मीन्स उसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं जो हम देख के बता रहे हैं, उन फिजिकल प्रॉपर्टीज में अगर डिफरेंस नहीं होगा तो हम उसको सेपरेट नहीं कर पाएंगे। जैसे कई बार होता है कि जो हम पल्सेस यूज करते हैं, दाल यूज करते हैं, उसमें दाल जैसा ही कोई कंकर या फिर स्टोन का पीस मिक्स हो जाता है और हम उसको सेपरेट नहीं कर पाते, तो उसके लिए क्या करते हैं
हैंड पिकिंग से अगर हम वेस्टेज को या इम्प्योरिटी को सेपरेट नहीं कर पाए और हमको वो दिखा नहीं अच्छे से, या हम उसको पकड़ करके और हैंड पिकिंग से उसको बाहर नहीं निकाल पाए, तो मीन्स हम हैंड पिकिंग नहीं कर पा रहे, उसकी अपने हाथ से उसको पकड़ के नहीं निकाल पा रहे, तो क्या करती है मम्मी कि सर हम उसको, विनोइंग करेंगे। हाँ सर हम विनोइंग करेंगे। सर विनोइंग करेंगे। हाँ विनोइंग करेंगे, लेकिन विनोइंग तो बहुत ज्यादा मटेरियल होगा तब विनोइंग करेंगे, हस्क को उससे सेपरेट करने के लिए। अदरवाइज हम सोकिंग करेंगे, पानी में उसको धो लेंगे। पानी में धोएंगे तो जितनी भी उसकी इम्प्योरिटीज हैं या फिर वेस्टेज मटेरियल है उसमें, उस वेस्ट को उसमें से हम सेपरेट कर सकते हैं। तो हम उसको धो लेंगे, वॉशिंग करेंगे या फिर सोकिंग करेंगे, सोक कर लेंगे उसको उसमें। तो हैंड पिकिंग से अगर सेपरेशन पूरा नहीं हो पाया तब उसकी जरूरत है। अदरवाइज अगर शेप एंड साइज में डिफरेंस है और हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं इजीली कि ये इम्प्योरिटी है, वेस्टेज है, हमारे लिए यूजफुल नहीं है, तो हम उसको हैंड पिकिंग से सेपरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट वन है थ्रेशिंग। थ्रेशिंग के लिए आपने देखा होगा बड़े बड़े ट्रैक्टर्स लगे रहते हैं। अगर आपने कभी फार्मिंग जब हार्वेस्टिंग हो रही होती है फॉर्म्स में, तब, हाँ अनवी बोल रही है उसने देखा है। तो ट्रैक्टर्स में जब क्रॉप पूरी तैयार हो जाती है फार्म्स में, तो फार्मर क्या करता है, उन क्रॉप्स को हार्वेस्ट करता है, उनको कटिंग करता है, उनकी कटिंग करके, और वो जो हार्वेस्टेड क्रॉप है उसकी बड़ी बड़ी पुलीस बनाता है और उन पुलीस को थ्रेशर में डाल देता है। पहले के टाइम पे तो क्या करते थे कि उसको जमीन पे रख देते थे और उसके ऊपर जो ये जो बुलक रहती है, बुल्स, उन करते थे। हाँ उन बुल्स को उसके ऊपर चलाते थे। वो पैर से उसके ऊपर घूमता रहता था बुल, और एक हैंड बैट रहता था, वुडन बैट, उस बैट से मारते थे उसको, पुलिस को, और उसमें से जितना भी यस ग्रेन, सर। हाँ उसमें से जो ग्रेन है उस ग्रेन को सेपरेट करते थे। लेकिन अब तो मैकेनाइज्ड हो गया ये वर्क, इसलिए थ्रेशर्स आते हैं उसके, तो वो थ्रेशर्स क्या करते हैं, पूरा उसको कट कर देते हैं, जो कि प्लांट का पार्ट है उस पूरे को कट कर देते हैं और उसके ग्रेन्स को उसमें से सेपरेट कर देते हैं। तो ग्रेन्स जब सेपरेट होके बाहर आने लग जाते हैं तो उसको हम बोलते हैं थ्रेशिंग, मार मार के निकालना, थ्रेश करना। थ्रेश करना मतलब कूटना, पीटना। अगर हम किसी चीज को कूट पीट करके अलग अलग कर दें तो उसको हम बोलते हैं थ्रेशिंग। तो थ्रेशिंग प्रोसेस फार्मिंग में काम आती है। अब हैंड पिकिंग से भी नहीं हो पाया अच्छे से क्योंकि बहुत ज्यादा है ग्रेन्स, फिर थ्रेशिंग से हमने ग्रेन्स सेपरेट कर दिए, लेकिन उस ग्रेन्स में बहुत सारे हस्क, हस्क या फिर डर्ट, डस्ट पार्टिकल्स और हस्क, हस्क के पार्टिकल्स मिक्स रहते हैं, उसको सेपरेट करना पड़ेगा। क्योंकि जब हम उस ग्रेन, सर वो विनोइंग की मदद से होगा। विनोइंग, राइट, विनोइंग करेंगे। यस विनोइंग। किसने बोला ये? सर कितना? हाँ राइट, सर मैंने अमित पूछा। यस वेरी गुड। पांडे, पांडे ने बोला, और दुष्यंत ने बोला, बहुत लोगों ने, सब, हाँ सबको आता है, लेकिन कुछ लोग बोल देते हैं, कुछ लोग नहीं बोलते, लेकिन आता सबको है, ये अच्छी बात है। तो विनोइंग पे जाएंगे हम। थ्रेशिंग से हमने ग्रेन्स को सेपरेट किया प्लांट से, उसके जो प्लांट्स हैं जिनकी हमने पुली बनाई थी, उन प्लांट से हमने ग्रेन्स को सेपरेट किया। अब ग्रेन्स में हस्क और डस्ट या डर्ट पार्टिकल्स, वो डस्ट पार्टिकल्स को सेपरेट करने के लिए हम विनोइंग करेंगे। विनोइंग के लिए क्या होता है, एक जैसे मैंने आपको हैंड पिकिंग में बताया, शेप एंड साइज में जो डिफरेंस है मटेरियल में, उसको हम सेपरेट कर लेते हैं। वैसे ही विनोइंग में जिसका वेट ज्यादा होता है, हैवियर है जो,
जो हैवियर है वो लाइटर से सेपरेट हो जाता है। कैसे? कि हम उसमें एक हाइट पे जाकर के, और जो विनोवर होता है जिसको सूप भी बोलते हैं, उस विनोवर से ऊपर से थोड़ी हाइट से ग्रेन्स को नीचे गिराते हैं, तो ग्रेन्स थोड़े हैवियर हैं। सर वो एयर की मदद हाँ, होता और है। एयर ब्लो करते हैं। अगर मान लो एयर नहीं ब्लो हो रही है, इतनी तेजी से हवा नहीं चल रही है, तो हम क्या करते हैं, एक फैन लगा देते हैं। उससे, फैन लगाने से जितना भी हस्क है और डस्ट पार्टिकल्स हैं वो उससे तेजी से सेपरेट हो जाएंगे, और जो हैवियर पार्टिकल्स है मींस ग्रेन्स, वो ग्रेन्स नीचे गिर जाएंगे, है ना? यस, हैवियर and lighter components we can separate by the method of winnowing। अभी देखो, किसी ने चैट बॉक्स में लिख के भेजा है, वेरी गुड। किसने? सिद्धार्थ ने लिखा है, winnowing is used to separate heavier and lighter component of a mixture by wind or blowing air। विंड से या ब्लोइंग एयर से अगर हैवियर और लाइटर पार्टिकल्स को या कंपोनेंट्स को हम सेपरेट करते हैं तो उस मेथड को हम बोलते हैं विनोइंग। ये फार्मिंग में बहुत यूज होता है। अब नेक्स्ट वन है, हमने विनोइंग कर ली, लेकिन फिर भी उसमें ऐसे डस्ट पार्टिकल्स जो कि साइज में या वेट में हो सकता है ज्यादा डिफरेंस नहीं रखते हो, इसलिए उसके साथ आ गए, है ना? तो जो उसके साथ आ गए ग्रेन्स के साथ में, जो क्रॉप से हमने ग्रेन्स लिए थे क्रॉप्स में से, तो अगर मान लो लाइटर और या फिर हवा ज्यादा अच्छे से नहीं चली, ब्लो नहीं हो पाया, एयर ब्लो नहीं हो पाया, या फिर वो उसमें बहुत ज्यादा स्टिक रहा, तो स्टिक होने की वजह से वो उसमें से निकल नहीं पाया, तो हम क्या करेंगे? नेक्स्ट मेथड है सीविंग। सीविंग सर, सीविंग करेंगे। यस, वेरी गुड कृष्णा। सीविंग। यस अनवी, वेरी गुड। तो नेक्स्ट प्रोसेस या फिर नेक्स्ट मेथड ऑफ सेपरेशन हम यूज करेंगे कौन सा? सीविंग। सीविंग में हम कुछ सीव यूज करते हैं। छलनी, एक छलनी होती है, आपने मम्मी को यूज, आटा की करती है। हाँ, मम्मी को यूज करते हुए देखा होगा। किसके लिए? व्हीट फ्लोर के लिए, आटे के लिए। आटे में से जो फाइन पार्टिकल्स रहते हैं, वो फाइन पार्टिकल्स उस सीव में से क्रॉस कर जाते हैं, तो उनको मम्मी सेपरेट कर लेती है। और जो थोड़े बड़े पार्टिकल्स हैं, साइज में जो थोड़े बड़े थे, जो उस सीव में से पास नहीं हो पाए, वो उस सीव के ऊपर रह जाते हैं, है ना? तो उसको हम बोलते हैं सीविंग। जैसे चाय छानते हैं फिल्ट्रेशन के लिए, जब चाय को फिल्टर करते हैं तो हम सीव यूज करते हैं, है ना? छलनी यूज करते हैं। वैसे ही आपने कंस्ट्रक्शन साइट्स पे देखा होगा कि जो वो सैंड यूज कर रहे हैं कंस्ट्रक्शन के लिए, उस सैंड में से स्टोन्स को सेपरेट करने के लिए, तो जैसे आपने स्मॉलर, अभी हैवियर और लाइटर सबस्टेंसेस को सेपरेट किया विनोइंग से, वैसे ही हम स्मॉलर एंड बिगर पार्टिकल्स को सेपरेट करेंगे या कंपोनेंट्स को सेपरेट करेंगे सीविंग से, जो साइज में डिफरेंस रखते हैं, है ना? अब अगर मान लो सीविंग के बाद भी हमारा पूरी तरह से प्रोसेसिंग में सेपरेट नहीं हो पाया, मीन्स हमारा जो यूजफुल पार्टिकल है या फिर यूजफुल कंपोनेंट है, उसको हम अच्छे से साफ नहीं कर पाए, यूज नहीं कर पाए। यस, देखो, कंस्ट्रक्शन साइज टू सेपरेट पेबल्स एंड स्टोन्स, तो पेबल्स एंड स्टोन्स को या फिर अदर नॉन यूजफुल जो पार्टिकल्स हैं उनको हमने सेपरेट करने के लिए सीविंग यूज किया, जो साइज में डिफरेंस रखते हैं। अब अगर मान लो इससे भी ज्यादा, मैंने आपको बताया ना, तो फिर हम उसको धोना स्टार्ट करेंगे, सोकिंग करेंगे, पानी से धोएंगे।
जिसको हम बोलते हैं सेडिमेंटेशन एंड डिसेंटेशन। Sedimentation and decontamination and filtration. यस, वेरी गुड कृष्णा। सेडिमेंटेशन एंड डिसेंटेशन, उसमें हम उसमें वाटर पोर करेंगे, तो जिसका वेट ज्यादा है वो सारे पार्टिकल्स या कंपोनेंट्स उस वाटर में बॉटम पे चले जाएंगे, और जो थोड़े लाइटर हैं, जो हैवियर हैं, वो बॉटम पे चले जाएंगे, और जो लाइटर हैं वो उसके वाटर सरफेस पे आ जाएंगे, अपर सरफेस पे। जैसे आप कोई भी चीज डालते हो तो आपका जो, जैसे हम जब दाल धोते हैं या चावल धोते हैं, तो धोते टाइम पे जो चावल या दाल है वो बॉटम पे चला जाता है, और उसकी जितनी भी डस्ट है या फिर जो इम्प्योरिटीज हैं वो वाटर के सरफेस पे आ जाती है। फिर हम उसको, उसका जो लेयर है, अपर लेयर वाटर का, उसको सेपरेट कर देते हैं, जिसको हम बोलते हैं डिसेंटेशन। सेडिमेंटेशन मीन्स जो हैवियर पार्टिकल्स बॉटम पे चले गए वाटर के, या वाटर वेसल जो हम यूज कर रहे हैं उसके बॉटम पे चले गए, वो है सेडिमेंटेशन। और जब हम उसके अपर लेयर को वाटर के साथ में पोर आउट कर देते, बाहर बहा देते, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं डिसेंटेशन। ये करने के बाद भी अगर मान लो डिसेंटेशन से भी अच्छे से सेपरेशन नहीं हो पाया, तो फिर हम फिल्ट्रेशन यूज करते हैं। जैसे Sir, evaporation लेंगे. Evaporation. हाँ, फिल्ट्रेशन से भी नहीं हो पाया, तब हम क्या करेंगे? एवेपोरेशन एंड, Evaporation. हाँ, कंडेंसेशन। एवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन। तो ये है सेपरेटिंग मेथड्स, जिनको कि आपको पूरे अच्छे से लर्न करना है, समझना है। और एवेपोरेशन एंड डिसेंटेशन, सॉरी, एवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन हम यूज करते हैं मोस्टली किसमें? सॉल्ट बनाने में, है ना। कल बताया था मैंने आपको कि सी वाटर से सॉल्ट Yes, कैसे, sir. हाँ, सी वाटर से सॉल्ट कैसे बनता है। यस, तो इस लेसन में अगर कोई भी टर्म या कोई भी, मैं आपको इसके टर्म्स और उसके एक्सप्लेनेशंस नोट्स में भेजता हूं, तो आप इसको कंप्लीट करना। प्रोसेसिंग, उसके प्रोसेस मेथड्स, सेपरेशन मेथड्स, उनको अच्छे से समझना, और फिर क्वेश्चन आंसर्स आप लोग खुद करने की कोशिश किया करो। अगर नहीं कर पाए तब हम देखते हैं कि कैसे करना है। अब है जो सॉल्यूशन हमने, हाँ बोलो। Sir, इसमें एक्टिविटी क्या है? इसमें एक्टिविटी है कि आप अपने घर पे पूरी तरह से जो राइस हम खाते हैं उसमें सारे प्रोसेसेस एक बार अप्लाई करके देखोगे। मैं आपको Okay, sir. हाँ, बताता हूँ कैसे करना है। लेकिन हमारा जो घर है या किचन है, हम जब पहले पढ़ते थे तो भी मैं आपको बताता था, किचन एक बहुत बड़ी लेबोरेटरी है, और मम्मी बहुत बड़ी साइंटिस्ट है। सारे साइंटिफिक मेथड्स वो खाना बनाने में अपनी किचन में यूज कर लेती है, और उनको पता है कि कौन सा मेथड या कौन सा